Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see another obstetrical emergency, that is shoulder dystocia. तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने obstetrical emergency स्टार्ट कर दिया था. obstetrical emergency की अगर तुम बात करोगे, इट मीन्स कि कोई भी प्रॉब्लम जो कि अराइज हो रही है ड्यूरिंग डिलीवरी. ठीक है, डिलीवरी के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है जिसकी वजह से एक बेबी की मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट या मदर की मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट इंक्रीज हो रही है. ठीक है, दैट इज नोन एज ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी. उसमें हम लोग देखने वाले हैं शोल्डर डिस्टोशिया. तो अगर मैं इन दोनों का मीनिंग अलग अलग निकालूं, फॉर एग्जाम्पल डिस्टोशिया मीन्स होता है डिफिकल्टी इन लेबर, शोल्डर मीन्स होता है बेबी का शोल्डर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लेबर में डिफिकल्टी हो रही है. और अगर तुम उसको पूरा देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि डिलीवरी किसकी, शोल्डर की, उसमें अगर कोई डिले हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई, दैट इज नोन एज शोल्डर डिस्टोशिया. ठीक है, तो यू कैन से दैट प्रॉब्लम इन डिलीवरिंग ऑफ द शोल्डर, ईदर इट इज एंटीरियर और पोस्टीरियर, यू कैन से दैट. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप देख सकते हो कि डिलीवरी ऑफ द हेड जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि टाइम लगाती है, वो नॉर्मली हो गया. बट कहीं ना कहीं शोल्डर स्टक हो गया. कहाँ पे स्टक हो गया? सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे. ठीक है, तो अगर शोल्डर सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे स्टक हो रहा है या पोस्टीरियर शोल्डर कहीं पर फंस रहा है और डिलीवरी नहीं कंप्लीट हो पा रही है, दैट इज नोन एज शोल्डर डिस्टोशिया. सो इसे इमरजेंसी इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आप इसको डिलीवर कराओगे तो कहीं ना कहीं बेबी को फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, चाहे वो इस वाली बोन में, चाहे वो आपकी कॉलर बोन में. इसके अलावा जो नर्व होती हैं उनमें इंजरी भी हो सकती है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं इसमें. चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग. डिस्टोशिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, मीनिंग होता है डिफिकल्टी टू डिलीवर. अगर शोल्डर डिस्टोशिया की पूरी बात करोगे तो सिंपल सी चीज़ है, डिफिकल्टी टू डिलीवर द शोल्डर, सिंपली, है ना. क्यों हो रहा है, सॉरी कब हो रहा है? ड्यूरिंग लेबर. क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता है कि हाँ भाई शोल्डर डिस्टोशिया होने वाला है. नॉर्मली बेबी का हेड डिलीवर हुआ, फिर किसी ना किसी रीज़न की वजह से शोल्डर कहीं ना कहीं जा करके फंस गए. ठीक है, तो ये आपको दिखता है कब? ड्यूरिंग लेबर. लीड टू ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी, सिंपल सी चीज़ है, अगर बेबी का शोल्डर फंस गया है और वो डिलीवर नहीं हो रहा है और इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, तो ये एक तरह की ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी है. सिंपली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो आपके फीटस पे ही पड़ेगा. क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसको डिलीवर कराने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दोगे तो यहाँ पे ब्रैकियल प्लक्सस इंजरी, यानी कि यहाँ पे कुछ नर्व होती हैं. ठीक है, इन नर्व में अगर कोई इंजरी हो जाएगी तो भी बेबी का हार में, यहाँ पे फीटस पे इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, इसके अलावा अगर ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाएगा तो भी बेबी के लिए हार्मफुल है. अगर क्लैविकल यानी कि आपकी कॉलर बोन अगर फ्रैक्चर हो जाएगी बेबी की तो भी बेबी के ऊपर ही इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक, तो कॉम्प्लिकेशंस आप कह सकते हो कि फीटस को हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी कि फीटस की जो हार्ट रेट है वो कंटिन्यूस डिक्रीज होने लगेगी और साथ ही साथ फीटस की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. कंटिन्यूस डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि भले ही फीटस का हेड डिलीवर हो गया है लेकिन ऑक्सीजन अभी भी उसे प्लासेंटा और कॉर्ड से ही मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर फीटस अंदर रहा, मदर थक जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी और फीटस भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस हाई हो जाएंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन. तो डेफिनेशन बोलती है कि डिफिकल्टी, सिंपल सी चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि डिफिकल्टी हो रही है एनकाउंटर्ड इन द डिलीवरी ऑफ द फीटल शोल्डर. तो एनकाउंटर्ड मतलब होता है फेस करना. ठीक है, तो डिफिकल्टी फेस कर रहा है, कौन कर रहा है? फीटस फेस कर रहा है. ठीक है, क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही है. किसकी? फीटस के शोल्डर्स की, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द हेड. सिंपली
तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वजाइनल डिलीवरी। सिंपल सी चीज़ है, जब आप वजाइनल डिलीवरी कराओगे तभी शोल्डर फंस सकते हैं। अगर सिजेरियन डिलीवरी कराओगे तो वो तो कट करके बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दैट रिक्वायर्स द एडिशनल ऑब्स्टैटिकल मैन्यूवर्स टू रिलीज द शोल्डर ऑफ द बेबी, ठीक है। बेबी के शोल्डर को डिलीवर करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, बहुत सारे मैन्यूवर्स फॉलो करते हैं, ठीक है, ताकि हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी को कंटिन्यू कर सकें। और ये सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है जब बेबी का शोल्डर सिम्फाइसिस प्यूबिस यानी कि आपके पैल्विक बोन के आगे वाली बोन में जाकर के फंस जाता है। ये मैं आपको आगे दिखा दूंगी। नेक्स्ट है आपका रिस्क फैक्टर्स। तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ये देख लेते हैं। एंटीपार्टम और इंट्रापार्टम दो पार्ट में डिवाइड है आपके रिस्क फैक्टर्स। एंटीपार्टम मतलब होता है फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द इंट्रापार्टम पीरियड, ठीक है। तो जब से मदर ने कंसीव किया है और जब तक उसकी डिलीवरी का टाइम नहीं आ जाता, लेबर पेन नहीं आ जाता, तब तक आपका एंटीपार्टम पीरियड चलता है। अब एंटीपार्टम पीरियड में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, ये देख लेते हैं। मैटरनल ओबिसिटी। अब अगर मदर बहुत ज़्यादा ओबेज होगी, बहुत ज़्यादा उसका फैट होगा इंक्रीज, तो उसकी जो लोअर मसल्स हैं जो कि वजाइना के आसपास पैल्विक मसल्स हैं, डिलीवरी के टाइम पे उनको थोड़ा सा स्ट्रेच होना पड़ता है किसी एक बेबी को बाहर निकालने के लिए। ओबिसिटी की वजह से उसकी मसल्स स्ट्रेच नहीं हो पाएंगी, एरिया कम पड़ जाएगा और बेबी कहीं ना कहीं फंस सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैटरनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। सिंपल सी चीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से बेबी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसा होता है कि मदर को अगर डायबिटीज़ है तो सिंपल सी चीज़ है, उसके ब्लड में शुगर लेवल हाई है। अब वो शुगर लेवल वाला ब्लड जो है वो बेबी के अंदर भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बेबी का अंदर वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब बेबी का वेट बढ़ जाता है बट बेबी को शुगर नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि बेबी का पैनक्रियास इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है सिंपली, ठीक है। लेकिन बेबी का वेट तो बढ़ ही जाता है ना। अब जब बेबी का वेट बढ़ जाएगा तो आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा वेटेड बेबी क्या मदर के थ्रू बाहर निकल पाएगा? कहीं ना कहीं उसको अंदर एडजस्ट करने में, घूमने में प्रॉब्लम होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बेबी सिंपली डिलीवर नहीं हो सकता, उसकी डिलीवरी के लिए बेबी को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेबी सिंपली डिलीवर नहीं हो रहा है, बेबी ने अपने आप को थोड़ा सा घुमा दिया है, उसके बाद यहाँ पे देखो बेबी अपने आप को एडजस्ट करता है हर जगह से, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे फास्ट दिखा दिया गया है, बेबी अपने आप को डिलीवर करा रहा है, थोड़ा इधर उधर मूव करा रहा है अपने आप को, ठीक। तो अगर फैटी बेबी होगा, बहुत बड़ा बेबी होगा, तो अंदर स्पेस ही नहीं बचेगा, वो अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा और एंटीरियर शोल्डर, आगे वाला शोल्डर पूरी तरह से सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे नहीं आ पाएगा और सिम्फाइसिस प्यूबिस में जाकर के फंस जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी आफ्टर 42 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन, दैट इज नोन एज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। यानी कि नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी कब से कब तक चलती है? 37 वीक्स तक चलती है और 40 वीक्स तक जा सकती है, दैट इज नॉर्मल। यानी कि 9वें से 10वें महीने तक भी अगर आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू है उसको हम नॉर्मल मानते हैं। अगर 11वां महीना लग गया तो उसमें क्या होता है कि बेबी का साइज बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेबी तो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा ही। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिलीवरी के बाद बाहर होना चाहिए था, 9 महीने में डिलीवर हो जाना चाहिए था, वो अंदर ही डिलीवर हो रहा है, सॉरी अंदर ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से बिग बेबी हो जाता है और बिग बेबी की वजह से स्पेस कम हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि बेबी अपने आप को मूव करके अपने एंटीरियर शोल्डर को सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे नहीं ला पाता। इसके अलावा एक्सेसिव वेट गेन, सिंपल सी चीज़ है, वेट बढ़ेगा तो मम्मी के या मदर के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच नहीं होंगे तो बेबी को एरिया नहीं मिलेगा अपने आप को डिलीवर करने का और वो कहीं ना कहीं फंस सकता है। नेक्स्ट आते हैं इंट्रापार्टम फैक्टर्स। इंट्रापार्टम मीन्स होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है वो देख लेते हैं। प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। देखो लेबर की टोटल होती है 4 स्टेजेस, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 में सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है। स्टेज 2 में बेबी की डिलीवरी हो जाती है।
तो जो सेकेंड स्टेज है तुम्हारी, जिसमें बेबी की डिलीवरी हो जानी चाहिए थी, उसमें बेबी की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं बेबी का घूमने में प्रॉब्लम है या बेबी के फंसने में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है। देन ऑक्सीटोसिन इंडक्शन, आपने एक्सेसिव बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन अंदर डाल दिया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेबी नॉर्मली बाहर नहीं निकलता है, अपने आप को घुमाते फिराते हुए, मूव कराते हुए बाहर निकलता है। बहुत ही तेज़ी से ऑक्सीटोसिन अगर आप दे दोगे तो बेबी जिस तरह से इसको घूम के निकलना चाहिए था, घूम के नहीं निकल पाएगा और इसका शोल्डर फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तेज आ रहे हैं और बेबी को अंदर एडजस्ट करने का टाइम कम मिल रहा है। इसके अलावा वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे देख लो, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मीन्स होता है कि वैक्यूम डिलीवरी कराना, ठीक है। तो वैक्यूम एक तरह का, यहाँ पे देख लो, इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्सट्रैक्टर होता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब बेबी का हेड बाहर नहीं आ पा रहा है, तो हम नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करके बेबी के हेड को अपनी ओर खींच लेते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी वैक्यूम से बेबी के हेड को खींचोगे तो बेबी के शोल्डर को ड्यूरिंग डिलीवरी सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाना चाहिए था, लेकिन वैक्यूम के ज़बरदस्ती खींचने की वजह से बेबी का शोल्डर टाइमली सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से वो फंस जा रहा है। इसके अलावा मल्टीपैरिटी, यानी कि मल्टीपैरस मदर जिनकी एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आगे चल के उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ पा रहे हैं, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ पा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन ना आने की वजह से क्या हो रहा है, बेबी अपने आप को घुमा के सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे एंटीरियर शोल्डर नहीं ला पा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मल्टीपैरिटी वाली मदर, यानी कि जिनके बहुत सारे बच्चे हो चुके होते हैं, उनके यूट्रस के अंदर जो है इलास्टिसिटी बहुत बढ़ जाती है, मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा खिंच जाता है यूट्रस की मसल्स, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे से नहीं आते। इसके अलावा एनासेफेली, मतलब एब्सेंस ऑफ द हेड ऑफ द बेबी, ठीक है। अब आपने कभी ये सोचा है कि बेबी का हेड अगर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? और कभी ये सोचा है कि हमेशा 9 मंथ में ही क्यों लेबर पेन होता है? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि बेबी का जो हेड है ना, उसके अंदर से स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है। जब बेबी को 9 मंथ हो जाते हैं मदर के अंदर और वो अपने आप को घुमा फिरा ठीक से नहीं पाता है, या उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा फंस रहा है, वो स्पेस नहीं बची है, तो बेबी के हेड से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है। जब बेबी के हेड से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगेगा तो क्या करेगा, वो स्ट्रेस हार्मोन सीधे सीधे चला जाता है प्लासेंटा के ऊपर, और प्लासेंटा अपना नॉर्मल हार्मोनल लेवल खो देता है। एबनॉर्मल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेनेंस हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम सभी जानते हैं कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही डिलीवरी में दोनों ही प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन होना चाहिए। बेबी का स्ट्रेस हार्मोन इस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को डिस्टर्ब कर रहा है, और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और बेबी डिलीवर हो रहा है। अब अगर ये बेबी का हेड ही नहीं होगा तो बेबी का स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेगा। बेबी का स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेगा तो डिलीवरी 9 महीने से ज़्यादा चली जाएगी, यानी कि 11वें महीने तक चली जाएगी। इतने में बेबी का जो वेट है वो बढ़ जाएगा, बेबी का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब साइज़ बढ़ जाएगा तो सिंपल सी चीज़ है, वो डिलीवर होने में प्रॉब्लम होगी। फीटल असाइटिस मीन्स होता है फीटस के पेट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना, यानी भर जाना। किसी भी रीज़न की वजह से फीटस के अगर पेट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो भी बेबी अंदर ही फंसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी या शोल्डर डिस्टोशिया कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो कोई भी इटियोलॉजी की वजह से, चाहे ऑक्सीटोसिन आपने एक्स्ट्रा दे दिया हो, कॉन्ट्रैक्शन तेज़ आ रहे हो, और बेबी को अपने आप को अंदर एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा हो, क्योंकि बेबी को बाहर निकलना है तो वो अपने आप को रोटेट करता रहता है किसी न किसी पोजीशन में, ठीक है, जिससे कि वो आराम से बाहर निकल पाए। बहुत तेज़ ऑक्सीटोसिन देने के बाद इतनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन आएंगी कि बेबी अपने आप को रोटेट नहीं कर पाएगा और नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा,
खिसकने लगेगा, डिसेंट हो जाएगा और कहीं ना कहीं फंस जाएगा। ठीक है, तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं जिसकी वजह से इनसफिशिएंट टाइम मिल रहा है, बेबी को सही से टाइम नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो अपने शोल्डर्स को मैनेज कर सके या रोटेट कर सके, और वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे नॉट गोज अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे नहीं जा पा रहा है। कौन सा एरिया है सिम्फाइसिस प्यूबिस? देखो ये आपका पेल्विस है, ये वाला एरिया आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस कहलाता है। दो प्यूबिक बोन को मिला करके सिम्फाइसिस प्यूबिस बनाया जाता है। ठीक है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के जब पीछे नहीं जा पाएगा तो शोल्डर्स अटक जाएंगे, दैट इज नोन एज शोल्डर्स डिस्टोर्शिया। नेक्स्ट आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स। तो सिंपली क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे? नो सिम्टोमेटिक आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, या कभी कदार आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो स्टेज है दैट इज सेकेंड स्टेज, जिसमें बेबी को डिलीवर हो जाना चाहिए था, करीब करीब कितनी देर में? 2.5 घंटे में डिलीवर हो जाना चाहिए था। जो पहली बार मदर बन रही है उनके अंदर से 2.5 घंटे में डिलीवर हो जाना चाहिए था, या सॉरी 1.5 घंटे में डिलीवर हो जाना चाहिए था, और जो कई बार मदर बन चुकी है उनके अंदर से आधे घंटे में डिलीवर हो जाना चाहिए था। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम देख लोगे कि सेकेंड स्टेज क्या पता बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है किसी बेबी को डिलीवरी करने में। एक तो ये साइन हो गया। दूसरा साइन आपको मिलेगा टर्टल साइन। टर्टल साइन मीन्स होता है कि जब शोल्डर डिलीवर नहीं हो पाते तो बेबी का हेड थोड़ा सा अंदर जाने लगता है। टर्टल मीन्स होता है कछुआ, जब उसको छेड़ोगे तो वो अपना हेड को अंदर कर लेता है। उसी तरह से बेबी का हेड थोड़ा सा अंदर की ओर शिफ्ट हो जाता है बाहर निकलने के बाद, दैट इज नोन एज टर्टल साइन। ये दो साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या हो रहा है? फेल द स्पॉन्टेनियस रेस्टिट्यूशन। स्पॉन्टेनियस रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जब बेबी का हेड बाहर आ जाता है, ठीक, तो वो दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन लेता है। सिंपल सी चीज है। देखो ये हो गया रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मैं आपको समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब बेबी के हेड को बाहर निकलना होता है तो अपने फेस को नीचे की ओर कर लेता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। तो जब ये डिलीवर हो जाएगा, ठीक, तो ये अपने फेस को मदर की लेटरल साइड में कर लेगा, यानी कि ये अपना फेस अब ऐसे कर लेगा। रुको, देखो ये डिलीवर हुआ, सॉरी ये डिलीवर ही नहीं हो पाया। हाँ ये देखो, अरे ये देखो बेबी का जो फेस है वो साइड में हुआ था, दैट इज नोन एज रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये देखो बेबी का हेड, पहले बेबी का फेस नीचे की तरफ था, अब यहाँ पे साइड में हो रहा है, दैट इज नोन एज रेस्टिट्यूशन। ये नॉर्मल चीज है। ठीक, लेकिन शोल्डर डिस्टोशिया के टाइम पे रेस्टिट्यूशन फेल हो रहा है। बेबी का जो फेस है वो मदर के लेटरल साइड में नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखो हुआ था रेस्टिट्यूशन एंड देन दोबारा से ये क्या हो गया, फेस नीचे की ओर चला गया। ठीक, तो फेलियर इन स्पॉन्टेनियस रेस्टिट्यूशन। ये देखो ये फिर से घूम गया, दैट इज फेलियर इन रेस्टिट्यूशन। फेल टू डिलीवर द शोल्डर सिंपली। इसके अलावा टर्टल साइन जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, और प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। ये सारी चीजें आप नोटिस करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप इसके लिए मैनेजमेंट क्या कर सकते हो। इसके लिए आप मैनेजमेंट, इसके लिए एक निमोनिक सेट किया हुआ है कि इसकी हेल्प से आपको सारा मैनेजमेंट करना है। ठीक है, दैट इज हेल्पर। ठीक है, H फॉर मीन्स कॉल फॉर हेल्प। आपको बेबी के शोल्डर को डिलीवर कराने के लिए किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज H फॉर कॉल फॉर हेल्प। देन E फॉर इवेल्युएट फॉर द एपिजियोटमी। देखो अब हमें यहाँ पे एपिजियोटमी करनी है। एपिजियोटमी हम सभी जानते हैं एक तरह का प्रोसीजर होता है जिसमें हम वजाइना को कट करते हैं। कट करने के बाद वजाइना का एरिया बढ़ा देते हैं जिससे कि बेबी का हेड आराम से डिलीवर हो जाए। क्योंकि बेबी का हेड एक बोनी स्ट्रक्चर है, अगर वजाइना को आप कट नहीं करोगे तो वो डिलीवर होते टाइम वजाइना को रप्चर यानी फाड़ देगा। ठीक है, और इंजरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम हिसाब से कट करके वजाइना को, बेबी के हेड को बाहर निकाल देते हैं, दैट इज एपिजियोटमी। बट यहाँ पे ये जो E फॉर एपिजियोटमी है ये दूसरी तरह की एपिजियोटमी है, दैट इज नोन एज सिम्फाइसिस टमी।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस को कट कर रहे हैं। एपिजियोटमी की तरह हमें सिम्फाइसिस प्यूबिस को यहाँ पे कट करना है। व्हाट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस? ये है आपकी कमर की हड्डी, डेट इज पैल्विक बोन। ये पैल्विक बोन में ये जो आपकी प्यूबिक बोन है, ये वाला देख रहे हो एरिया और ये वाला देख रहे हो एरिया, ये है आपकी प्यूबिक बोन। इस प्यूबिक बोन के बीच का ये जो जॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, ये जॉइंट आपके किसी बोन से मिलके नहीं बनता है, ये आपके कार्टिलेज से मिलके बनता है। तो इसको हमें कट करना है। क्यों? क्योंकि बेबी का जो शोल्डर है ना, वो कहाँ पे फंसा हुआ है, वो यहाँ पे फंसा हुआ है। ये देखो, बेबी का हेड यहाँ से बाहर आ गया है, ठीक, लेकिन बेबी का जो शोल्डर है वो यहाँ से फंसा हुआ है। यहाँ पे बेबी का शोल्डर फंसा हुआ है। तो अगर हम इसे कट कर देंगे, बीच से कट कर देंगे, तो ये इधर से स्ट्रेच हो जाएगी, इधर से स्ट्रेच हो जाएगी और एरिया ज़्यादा मिल जाएगा और बेबी के हम शोल्डर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है ये प्रोसीजर? एक सर्जिकल प्रोसीजर है, आप इसे कह सकते हो। इसके लिए हमें लोकल एनेस्थीसिया देना होगा, मतलब हमें यहाँ पे एनेस्थीसिया देना होगा जिससे कि मदर को पेन ना हो। एनेस्थीसिया देने के बाद हमें कार्टिलेज कट करना होगा, किसका? प्यूबिक बोन का, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस को कट करना होगा। और कितना कट करना है? 3 सेंटीमीटर, 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक आप कट लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसका लेंथ ही इतना बड़ा होता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। H फॉर कॉल फॉर हेल्प, E फॉर एपिजियोटमी, L फॉर लेग एक्सटेंशन, जिसको हम लोग MC रॉबर्ट्स मैन्यूवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे देखो, MC रॉबर्ट मैन्यूवर 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट, मदर के लेग को इस तरह से फ्लेक्स्ड कराना है। ठीक है, नी को एब्डोमेन की तरफ फ्लेक्स्ड कराना है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि जब मदर के एब्डोमेन की तरफ आप नी को लेके जाओगे, फ्लेक्स कराओगे, तो दूसरे में जो आपकी मेडिकल टीम होगी या जो भी नर्स होगी या डॉक्टर होगी, वो क्या करेगी? वो सीधे सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे की ओर एक फिस्ट बना के या एक मुट्ठी बना करके प्रेशर देगी। ठीक है, प्रेशर देने से क्या होगा कि इस शोल्डर पे प्रेशर पड़ेगा और ये शोल्डर थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और ये थोड़ा सा जैसे ही नीचे की ओर शिफ्ट होगा, इसको बाहर निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये प्रोसीजर है। सो इट इज परफॉर्म बाय प्रेसिंग अ प्रेग्नेंट person's leg against their abdomen। ठीक है, आफ्टर नी फ्लेक्शन टूवर्ड्स द एब्डोमेन ऑफ द मदर। सिंपल सी चीज है। यहाँ पे प्रोसीजर देख लो। MC रॉबर्ट, मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर रखा है इजी लैंग्वेज में। फ्लेक्शन कर रहे हैं हम सबसे पहले लेग्स का। ठीक है, लेग्स का फ्लेक्शन कर रहे हैं एब्डोमेन की तरफ। उसके बाद नी हाइपरफ्लेक्स जैसे ही हो जाएगा, हमें क्या करना है? एब्डोमेन के, मदर के एब्डोमेन के ऊपर हमें क्या करना है? थोड़ा सा टिल्ट करना है, यानी कि आपकी जो पेल्विस होगी वो थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ जाएगी। उठने की वजह से उसके अंदर स्पेस मिल जाएगा। स्पेस मिलने के बाद हमें क्या करना है? सीधे सीधे सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देना है। कितनी देर तक? सिर्फ 30 सेकेंड तक। यहाँ पे देखो, ये है सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेशर दिया। प्रेशर देने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो शोल्डर फंसा था वो स्लिप हो जाएगा नीचे की तरफ और डिलीवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो, कॉल फॉर हेल्प कर दिया, एपिजियोटमी कर दिया, लेग्स को मेंटेन कर दिया, देन प्रेशर दे दिया। ये देखो, P फॉर प्रेशर, प्रेशर दे दिया। अब नेक्स्ट E है, एंटर द रोटेशनल मैन्यूवर। अब दूसरा मैन्यूवर, जब ये वाला MC रॉबर्ट फेल हो जाएगा तो हम अगला स्टेप उठाएंगे, दैट इज नोन एज वुड्स क्रॉक स्क्रू मैन्यूवर, जिसको हम रोटेशनल मैन्यूवर भी बोल रहे थे। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसमें ये क्या कर रहे हैं। इसमें ये अपने दो हाथ बेबी के एंटीरियर शोल्डर की तरफ डाल रहे हैं, 2 फिंगर बेबी के पोस्टीरियर शोल्डर की तरफ डाल रहे हैं। उसके बाद बेबी को बेबी की चेस्ट की तरफ ही घुमा करके डिलीवर करा दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने 2 हाथ एंटीरियर शोल्डर के पीछे लगाए हैं, 2 पोस्टीरियर शोल्डर के पीछे लगाए हैं, और बेबी को बेबी की चेस्ट की तरफ ही घुमा दिया है, और घुमाने के बाद अंदर स्पेस बन गया है और बेबी को आराम से बाहर निकाल दिया है। दैट इज रोटेशनल मैन्यूवर, और यू कैन से दैट वुड्स क्रॉक स्क्रू मैन्यूवर। इसको हम लोग स्क्रू मैन्यूवर भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग स्क्रू ड्राइवर को घुमाते हैं वैसे हम यहाँ बेबी को घुमा रहे हैं। क्या करा है इन्होंने? इंसर्ट किया 2 फिंगर एंटीरियर शोल्डर की तरफ और 2 फिंगर पोस्टीरियर शोल्डर की तरफ। एंटीरियर शोल्डर को हमने किया
पुश टूवर्ड्स द बॉडीज बेबीज चेस्ट, बेबी की चेस्ट को की तरफ पुश किया, और पोस्टीरियर शोल्डर को जस्ट अपोजिट पुश किया, पुश टूवर्ड्स द बेबीज नेक। समझ रहे हो ना? एंटीरियर शोल्डर से, इस वाले शोल्डर से बेबी की चेस्ट की तरफ पुश करोगे, और पीछे वाले शोल्डर को बेबी के नेक, पीछे की नेक की तरफ पुश करोगे, जिससे कि बेबी की पोजीशन चेंज हो जाएगी और फंसा हुआ जो शोल्डर है वो निकल जाएगा। दिस रिजल्ट इन मेकिंग द बेबीज फेस टूवर्ड्स द मैटरनल रेक्टम, यानी कि जब बेबी का फेस जो है मैटरनल रेक्टम की तरफ चला जाएगा, इसका मतलब अंदर स्पेस बन गया है और आप बेबी को आराम से पुल कर सकते हो। तब तक बेबी को पुल नहीं करना है जब तक इस मैन्यूवर में बेबी का हेड नीचे की ओर नहीं आ जाता या फेस नीचे की ओर नहीं आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला हो गया आपका प्रोसीजर। तो हम लोग ने कितना देख लिया, कॉल फॉर हेल्प कर लिया, फिर एपिजियोटमी कर ली, फिर लेग को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, उस पर प्रेशर दे दिया, फिर रोटेशनल मैन्यूवर कर दिया। अब क्या करना है, अगर आपका ये वाला मैन्यूवर फेल हो जाता है देन आप रिमूव द पोस्टीरियर आर्म करोगे, देन अगला वाला स्टेप उठाओगे। चलो देख लेते हैं। ये है आपका नेक्स्ट, रिमूव द पोस्टीरियर आर्म। पोस्टीरियर आर्म को रिमूव करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक हाथ डालना है। पोस्टीरियर आर्म की बात हो रही है तो पोस्टीरियर आर्म की तरफ ही हाथ डालोगे। हाथ डालने के बाद आपको जैसे ही बेबी का फॉर आर्म या बेबी का हैंड हाथ में आ जाएगा पोस्टीरियर वाला, उसको आप पुल आउट कर दोगे। पुल आउट करने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि बेबी का पोस्टीरियर आर्म डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, और अंदर स्पेस बन जाएगा और एंटीरियर आर्म आराम से डिलीवर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, इंसर्ट द हैंड जेंटली एट दी पोस्टीरियर आर्म ऑफ द बेबी। ठीक है, बेबी के पोस्टीरियर आर्म में हम लोग ने पूरा हाथ अंदर डाल दिया है। ठीक, उसके बाद क्या किया, ग्रैस्प किया है, मतलब पकड़ा है बेबी का हैंड या फॉर आर्म और पुल आउट कर दिया है। ठीक है, पुल आउट करने के बाद अंदर स्पेस बन जाएगा जब बेबी का डिलीवर हो जाएगा पोस्टीरियर आर्म, और हम एंटीरियर आर्म भी डिलीवर करा देंगे। नेक्स्ट जो आर था हमारा, डेट इज रोल द पेशेंट। जब आपके सारे प्रोसीजर फेल हो जाएंगे तब आप करोगे पेशेंट को रोल। ठीक है, पेशेंट को आपको उल्टा करना है, रोल करना है, और रोल करने के बाद सीधे सीधे आपको बेबी को उसी तरह से घुमाना है जिस तरह से स्क्रू मैन्यूवर में घुमा रहे थे। ठीक है, वुड स्क्रू मैन्यूवर में जैसे हम लोग घुमा रहे थे वैसे ही मदर को उल्टा करके इस तरह से घुमाना है। इसको हम गैस्किंग मैन्यूवर भी बोलते हैं। ठीक है, घुमाने के बाद क्या होगा, उसी तरह से आप डिलीवर कराने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये थे आपका सारा हेल्पर। आई थिंक आपको सारे प्रोसीजर क्लियर हुए होंगे, सिंपल सी चीज़ है। देन शोल्डर डिस्टोशियर ड्रिल, एक और ट्राई, लास्ट ट्राई हम लोग करते हैं, डेट इज ज़िवेनली मैन्यूवर। ठीक है, ये ज़िवेनली मैन्यूवर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा सारा मैनेजमेंट फेल हो जाता है हमारे पास सिर्फ एक ही चांस रहता है कि अब हमें सिजेरियन सेक्शन कराना होगा। तो सिजेरियन सेक्शन आप कैसे करा सकते हो, बेबी का हेड तो बाहर आ चुका है, तो इस मैन्यूवर में हम लोग बेबी के सिफेलिक को यानी कि हेड को दोबारा से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेबी के हेड को घुमा देंगे, बेबी के फेस को नीचे की ओर कर देंगे। ठीक है, बेबी के फेस को नीचे की ओर करने के बाद उसको पुश करेंगे अंदर की तरफ। जब वो अंदर की तरफ पुश हो जाएगा, बेबी का हेड अंदर की तरफ चला जाएगा, मदर के इंटरनल एरिया में चला जाएगा, देन हम तुरंत ही मदर को सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन सेक्शन के लिए भेज देंगे और उनकी डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से करा देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सेज रोल। कॉल फॉर हेल्प करना है आपको टाइमली। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड स्टेज का टाइम नोट डाउन करते रहना है। जब मैन्यूवर करोगे तो आपको 30 सेकंड तक मैन्यूवर करना है, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते रहना है। इसके अलावा बेबी के हेड को देखते रहना है, बेबी की ब्रीदिंग को देखते रहना है, बेबी के हेड का रिपोजिशन करना है। बेबी के अलावा मदर को भी रिपोजिशन आप कर सकते हो अपने मैन्यूवर कंप्लीट कराने के लिए। इसके अलावा शोल्डर डिस्टोशिया के को रिड्यूस कैसे कराना है वो आपको मैन्यूवर्स टाइमली अलग अलग तरह का मैन्यूवर आप फॉलो कर सकते हो। न्यूबॉर्न रिसिसिटेशन के लिए एक अलग टीम प्रिपेयर करा के रखनी है, क्या पता बेबी की फीटल हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए ये सारा काम करते करते, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद तुरंत ही CPR देना पड़े। फिर सबको काम डाउन करा के रखना है, मदर को भी काम डाउन करा के रखना है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस लेगी तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी। पेशेंट को बताना है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो और आपकी हेल्प से कंप्लीटली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा पुश डाउन करने के लिए भी उसको बोलना है। देन
डेलीगेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द अननेसेसरी पेशेंट पीपल एंड फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, अननेसेसरी फैमिली मेम्बर्स को रिमूव करना है क्योंकि पेशेंट और ज़्यादा परेशान हो सकती है। इसके अलावा क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी है तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मदर की बात करोगे तो मदर का यूट्रस थक जाएगा, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आना बंद हो जाएंगे, दैट इज नोन एज एटोनिक यूट्रस। एग्जॉस्ट हो जाएगी मदर, थक जाएगी मदर, है ना। इसके अलावा मदर अनकॉन्शियस हो सकती है। लैसिरेशन, यूट्रस फट सकता है, आप बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर दे दोगे तो यूट्रस में लैसिरेट यानी कि फट सकता है। पीपीएच, पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकता है, क्या पता जितने भी मैन्यूवर आप कर रहे हो उसमें यूट्रस में इंजरी हो जाए और बाद में वो पीपीएच, पोस्टमार्टम हैमरेज कर दे। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि सिजेरियन सेक्शन आप करा रहे हो। इसके अलावा सिम्फाइसिएक्टमी करा रहे हो, सिम्फाइसिस में आप कट लगा रहे हो तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी 15 से 18 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब ये होता है कि मोर देन 18 आवर्स। ठीक है, 18 घंटे से बहुत ज़्यादा लग गया, दैट इज नोन एज प्रोलॉन्ग लेबर। यूट्रस रप्चर हो सकता है, इतने सारे मैन्यूवर कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पैल्विक फ्लोर नर्व इंजरी हो सकती है ना। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पेल्विस है, कमर की हड्डी है, उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी कोई भी नर्व दब सकती है, इंजर्ड हो सकती है। जो आपका सैक्रोइलियक जॉइंट है वो डिसलोकेशन हो सकता है। यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो सैक्रम है, ये आपका सैक्रम है ये वाला एरिया, और ये आपका इलियम है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो रेड कलर का जॉइंट देख रहे हो इसके अंदर इंजरी हो सकती है क्योंकि हम लोग बहुत देर से डिलीवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। फीटस की बात करोगे तो ब्रैकियल प्लेक्सस नर्व इंजरी हो सकती है। ये नर्व जो है आपको बेबी के इस साइड पे देखने को मिलेगी, इस एरिया में देखने को मिलेगी। ये आपके बेबी के हैंड्स को मेंटेन सपोर्ट करके रखती है, साथ ही साथ आपके हाथ का फंक्शन भी कराती है। इसके अलावा फीटल को हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जिसकी वजह से फीटस की डेथ भी हो सकती है। दूसरी फ्रैक्चर की अगर बात करो तो 2 जगह बहुत कॉमन फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। जब इतना ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आपका ये वाला फ्रैक्चर हो सकता है इस वाले एरिया में। ठीक है, और इस वाले एरिया में कॉलर बोन में भी फ्रैक्चर हो सकता है जिसको हम लोग क्लेविकल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर हम लोगों ने ठीक से मैनेज नहीं किया तो। सो दिस इज ऑल अबाउट shoulder dystocia. If you're having any doubt, please ask me in the comment box. Till then, bye bye, take care and have a nice day.